हाँ जी क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी का। फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारे पास चार तरह की मनी होती है। फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट। फिएट मनी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, देखो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा में नहीं आएगा, या तो 3 नंबर में या 4 नंबर में, इससे ज्यादा क्वेश्चन का ये आ ही नहीं सकता। तो फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी वो मनी होती है जो एक ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है। मतलब लोग जो इसको, पीपली जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो इसको लीगली बाउंड होते हैं एक्सेप्ट करने से। मतलब अगर मान लो आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने कपड़े लेने थे, आप किसी शॉप पे गए, उसने आपने उसको मनी दी कि भाई ये ले, पैसे ले, तो उसको लेने पड़ेंगे, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। कुछ और तो आप यूँ तो नहीं है, कपड़े के बदले फोन दिया होगे, या कपड़े के बदले पेन दिया होगे, कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, या माउस दिया होगे, कुछ भी दे के नहीं आ सकते ना तुम। तो उसको आपको पैसा ही देना पड़ेगा। और वही क्या कही, फिएट मनी कही। तो फिएट मनी क्या हुई? एक ऐसी मनी जो इशू करता है ऑर्डर के थ्रू या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी या उसके ऑर्डर के थ्रू जो है वो इशू होती है। जैसे पेपर करेंसी होती है, कि पेपर करेंसी जो है वो आरबीआई इशू करता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आरबीआई इशू करता है, तो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ मनी के चैप्टर में, कि देखो जो हमारी करेंसी है ना, दो लोग इशू करते हैं। पहली बात, जितने भी नोट्स हैं, 10, 5, 20, 30 का तो है नहीं, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, जो भी थे, 1000 तो चलो डिमोनेटाइज हो गया, फिर से डिमोनेटाइजेशन पे आके सर, आप डिमोनेटाइजेशन बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो मैंने ये कहा कि जो वो नोट है, जितने भी नोट है हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, वो कौन इशू करता है? भैया आरबीआई इशू करता है। लेकिन जो हमारे जो हमारे जो कॉइन्स होते हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन भी आता है, ठीक है ना। मैंने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, गूगल पे सर्च करना, 20 रुपी कॉइन भी आता है। और जो 1 रुपी का नोट होता है, जो बिल्कुल छोटा सा होता है 1 रुपी का नोट, वो कौन इशू करता है? वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो मिनिस्ट्री फाइनेंस और मिनिस्टर जो है वो इशू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल दो या फाइनेंस मिनिस्टर बोल दो, तो दोनों बात सेम है। तो वो इशू करते हैं क्या? 1 रुपी नोट और कॉइन्स को। और बाकी नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। ये आपका वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर में भी आपका आ सकता है, एमसीक्यू टाइप में भी, ठीक है ना। या ट्रूफल्स में सकता है कि 1 रुपी नोट और वो जो है वो कैसे, कौन इशू करता है, ये कौन इशू नहीं करता है, ठीक है। फिर है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी का मतलब होता है बेटा जी, एक मीडियम के रूप में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन द पेयर एंड द पे, मतलब क्या है कि मान लो मैंने किसी शॉप पे गया, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट खरीदने में क्या हुआ कि भैया मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ना चेक दे देता हूँ, आप चेक ना बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देना, आपको पैसे मिल जाए। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट हुआ बिटवीन द पेयर एंड द पे, कि मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है मनी को, जो मतलब शॉपकीपर है, और जो मतलब सेलर है और जो बायर है, उन दोनों के बीच में एक ऐसा मीडियम एज अ ट्रस्ट काम कर रहा है, कि भैया तुम चेक दे रहे हो, एक पीस ऑफ पेपर पे दे रहे हो चेक, जिसमें आपका क्या हो रहा है, मनी की जो है वो ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ये फिड्यूशियरी मनी होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बीआर। बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। अब भैया बिल्स रिसीवेबल ना एक फॉर्म ऑफ, यू कैन से, एक शीट होती है, एक पेपर होता है, जिसके ऊपर इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेयर एंड द पे। अब ये चीज ना आप 11th में ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हो। ऑलरेडी 11th में आपने पढ़ा होएगा अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। जिनके पास कॉमर्स से उन्होंने पढ़ा होगा, जिनके पास आर्ट्स से उन्होंने तो नहीं पढ़ा है। तो बस मैंने आपको आर्ट्स वालों को बता दिया कि एक पीस ऑफ पेपर होता है, जिसके ऊपर पेयर एंड द पे के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने अमाउंट में वो एंडोर्स होने वाला है, कितने अमाउंट में क्या होने वाला है, कितने दिनों में, तो वो सब कुछ बताया होता है, ठीक है ना। तो ये होता है एग्जाम्पल, चेक और बिल्स रिसीवेबल क्या आना है, इतना कोई डिटेल में पूछेगा भी नहीं बीआर के बारे में, जितना मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। थर्ड टाइप होती है फुल बॉडेड मनी। फुल बॉडेड मनी का मतलब क्या होता है, कि पूरी तरह से क्या होती है, कि जितनी उसकी मनी वैल्यू होती है, कॉमोडिटी वैल्यू होती है। अब मनी वैल्यू सर और कॉमोडिटी वैल्यू होती क्या है? तो मनी वैल्यू का मतलब बेटा ये होता है कि मान लो कि अब जैसे एक पीस ऑफ पेपर है, लेट अस सपोज आई हैव दिस पीस ऑफ पेपर, राइट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज, वेट अ सेकंड, ठीक है, मैं एक छोटा सा पीस ले लेता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके ऊपर 2000। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे इसके ऊपर? अगर आपको उल्टा दिख रहा है तो प्लीज देख लेना एक बार, वैसे तो सीधा ही दिखेगा। 2000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस पेपर की वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी? 1 रुपया भी नहीं थी। और अब कितनी वैल्यू? अभी भी सर 1 रुपया वैल्यू नहीं है। मैंने कहा चलो मान लो मैं आरबीआई का एक वो हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है। मैंने कहा भैया मैं इस पेपर की वैल्यू तो है कितनी, 1 रुपया। कितनी है? 1 रुपये से भी कम है। लेकिन मैंने इसको प्रिंट कर दिया 2000 रुपये का नोट, तो वो वैल्यू क्या होगी उस पेपर की? 2000 की होगी वैल्यू। तो एक्चुअल में मनी वैल्यू कितनी थी? कम थी। सॉरी, कॉमोडिटी वैल्यू कितनी थी? कॉमोडिटी मतलब इस पेपर की वैल्यू कितनी थी? कम थी। और मनी वैल्यू यानी कि जो इसके ऊपर 2000 प्रिंट हुआ, वो क्या थी? ज्यादा थी। तो मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कॉमोडिटी वैल्यू, तो वो कौन सी कहलाती है? फुल बॉडेड? नहीं, वो क्रेडिट मनी कहलाती है, ठीक है ना।
वो क्रेडिट फोर्थ टाइप पे बता दिया मैंने, थर्ड वाला मैं एक बार बताता हूँ अभी, क्योंकि ना क्रेडिट मनी सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है फुल बॉडीड के लिए, तो इसमें क्रेडिट पे आ गया पहले। तो फुल बॉडी क्रेडिट मनी का मतलब पता चलेगा कि कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और मनी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे एग्जांपल लिखा भी हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर कि पेपर करेंसी इसका एग्जांपल है, ठीक है। फिर बात आती है फुल बॉडीड मनी की। तो फुल बॉडीड में क्या होता है कि अब मान लो एक मेरे पास गोल्ड की रिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना अभी गोल्ड की रिंग तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास है भैया जी एक कड़ा है, ठीक है। अब मान लो ये गोल्ड का कड़ा है, ठीक है ना, मान लिया गोल्ड का कलर है मतलब सिल्वर का मान लो, ठीक है। सिल्वर चांदी का ये जो कड़ा है असली चांदी का, ठीक है, मान लो, वैसे तो नहीं है, ठीक है। तो चलो, मतलब ये मान लो कि असली चांदी का वो है, कड़ा है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है मनी की टर्म्स में, मान लो मैंने कहा 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये है। और इस मनी के टर्म्स में तो 10,000 है, और इसकी वैल्यू कितनी है सिल्वर की सिल्वर की कड़े की, मैंने कहा इसकी भी तो 10,000 वैल्यू होगी। तो दोनों की वैल्यू कितनी हुई, 10,000 हुई। कमोडिटी वैल्यू भी 10,000 है, मनी वैल्यू भी 10,000 है। ऐसी गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड की रिंग ले जाओ या उसका मनी कर लो, बात तो दोनों की सेम ही है ना। मनी वैल्यू कमोडिटी की वैल्यू की इक्वल हो रही है। एग्जांपल दे दिया गोल्ड कॉइन का यहाँ, ठीक है ना। तो ये चीज थी इसमें। आज का सिर्फ लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, देखो छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको छोटे छोटे वीडियोस के अंदर आपको अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखना ध्यान से सुनना। कि जो टर्म डिपॉजिट होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। क्या कहा मैंने, जो डिमांड डिपॉजिट, जो टर्म डिपॉजिट होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड बेटा। हाँ जी, तो मैंने कहा कि जो डिमांड डिपॉजिट है, सॉरी टर्म डिपॉजिट है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जबकि जो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। देन बात है कि जो टर्म डिपॉजिट होते हैं उनको हम विड्रॉ कर सकते नहीं है। टर्म डिपॉजिट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होते हैं, ठीक है ना। पहली बात है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं कि हमें इतने टाइम में हम इसमें डिपॉजिट हमें कराना ही कराना है, ठीक है ना। जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एफडीज होते हैं। यहाँ पे ना बेटा ये एग्जांपल ना एक बार उल्टा लिख रखा है, फिक्स डिपॉजिट का एग्जांपल इधर आएगा, सेविंग अकाउंट का एग्जांपल इधर आएगा, ठीक है ना। अपोजिट कर लेना। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एफडी में क्या होता है कि कहते हैं ना एफडी करा लिए, तो एफडी में क्या होता है हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आप अपने उसमें डालते हैं एफडी के अंदर, ठीक है ना। और यूं तो नहीं कि एफडी हम तुड़वा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं होता कि भैया कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। कि मान लो मैंने आज इस महीने 500 कराया, अगले महीने 500 कराए, तीसरे महीने मेरे को 500 की रिक्वायरमेंट है तो मैं निकाल लूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो पूरी की पूरी एफडी टूट जाएगी, या तो ये करना पड़ेगा। दूसरी रीजन ये है आपके पास, आपको किसी से उधार ले लो, और कोई उसका उपाय नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। नॉन चेकेबल डिपॉजिट होते हैं। अब मान लो कि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। मैं डिमांड डिपॉजिट का भी एग्जांपल लेता हूँ, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं हम डिमांड डिपॉजिट में, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होते। मतलब क्या है, बैंक के अंदर आप कितनी मर्जी टाइम पैसा जमा करा लो, कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी निकाल सकते हो, जब मर्जी डिपॉजिट करा सकते हो, तो ये डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। अब जब बैंक में आप किसी को चेक इशू कर सकते हैं, लेकिन आप टर्म डिपॉजिट में चेक इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते चेक इशू। तो टर्म डिपॉजिट क्या हुआ, नॉन चेकेबल डिपॉजिट हुआ, कि इसके अंदर हम चेक को इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में चेक को इशू कर सकते हैं। तो यही चीज था टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट के बीच में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ मनी का कंसेप्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।